सर, आपने 2027 के यूपी चुनाव में करीब 200 सीटें लड़ने की बात कही थी। आपका वास्तविक लक्ष्य कितनी सीटें जीतना है और क्या एमआईएम सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी होने का आरोप इस बार कैसे गलत साबित करते हैं? ऐसा कोई हमारी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ हम कितने सीट पे लड़ेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि सीट कौन सी होगी, कहां से लड़ेंगे, कितना नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनिस्बत बहुत मजबूत हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि ये जो झूठा इल्जाम लगाते हैं एमआईएम पार्टी के ऊपर और इल्जाम लगाकर बार बार उस अवाम को एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब आ रही हमारी सरकार बन जाएगी। सुनिए सरकार बन जाएगी और हमेशा सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। वो सेकुलरिज्म जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक एमआईएम पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। और बिहार के चुनाव ने तो इस सोच को और मजबूती दे दी, तक़वियत दे दी। बोलिए कि बिहार के चुनाव के बाद तो सब यही बोल रहे थे ना, तो क्या हुआ फिर, कहाँ रोक पाए वहां पर एनडीए को। तो ये सब चीजें हैं, हमारी कमजोरियां हम उसको दूर कर रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी के कई विधायक इंशाल्लाह कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि एमआईएम की मौजूदगी विपक्ष के वोटों को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का है। क्या आप एक मिनट, क्या आप गारंटी देने की आप ये गारंटी देंगे कि सीटों पर उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे आप जहां बीजेपी को लाभ हो रहा है? अलायंस कर लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं अलायंस कर लो। जब अगर तुमको लगता है कि हमारी पार्टी से तुमको नुकसान होगा, अलायंस कर लो, चलो बात करो। ये कौन सी बात है? हम तो कोई एनजीओ थोड़ी हैं, ये हम कोई थिंक टैंक हैं, ये हम कोई साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है और हम क्या कर सकते हैं। और जो ये हमसे सवाल कर रहे हैं, बताओ मुजफ्फरनगर का कांड कैसे हुआ? 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप। कौन था मुख्यमंत्री जब मुजफ्फरनगर के लोग सर्दी में कैंपों में सुकड़ रहे थे? कौन मुंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहा था? हाँ, 2014 का चुनाव किसने हारा? 17 किसने हारा? 19 किसने हारा? 22 किसने हारा? ये कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे? इतना गुरूर अहंकार ठीक नहीं है। आपने अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए बातचीत का संदेश दिया था। अगर एसपी आपको सम्मानजनक सीटें देने को तैयार हो तो क्या आप बीजेपी को हराने के लिए सीटों पर समझौता करेंगे? देखिए, वो एक शेर है, उस शेर का एक शेर है कि जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। आप नमी नहीं होना चाहते ना, आप ये समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं और हम लोग सिर्फ दरी बिछाएंगे, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। ये तो नहीं होने वाला है। आप मुस्लिम मतदाताओं से कहते हैं कि वे किसी पार्टी की जागीर नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं तो एमआईएम उस जनादेश को स्वीकार करेगी? हम चुनाव लड़ रहे हैं तो क्यों स्वीकार नहीं करते आप? हम चुनाव ना लड़ें, ये क्या बात है? चुनाव लड़ना तो एक सियासी पार्टी का हक है ना। और बिहार में जो पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी, वहां पर अपने कितने 4 या 5 सांसद को भिजाया था हमारे पीछे, झूठे इल्जाम लगाए। मगर सीमांचल की जनता को सलाम, अल्लाह का करम हुआ, हम दोबारा जीत गए उन सीटों पर जहां से हमारे 4 विधायक को उन्होंने तोड़ा था। मैंने आप जो चाहे करेंगे और हम ना करें। नहीं, ये अरे भाई सुन तो लीजिए, ये जो पॉलिटिकल फ्यूडल माइंडसेट है ना कि हम चौधरी हैं, हमारे सामने कोई नहीं खड़े हो सकता। अरे गया जमाना वो 14 हाट का। आप जब हम
चुनाव हम लड़ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है ना। हम तो कह रहे हैं बात करो, मगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे सामने कोई नहीं खड़े होगा। अरे क्यों नहीं खड़े होगा, बिल्कुल खड़े होंगे, हमारा जमहूरी राइट है। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां पर करेंगे। आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बीजेपी है या समाजवादी पार्टी? 2027 में आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा विधानसभा? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। और हम जब चुनाव लड़ते हैं तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा मकसद जीतना है, और जीत के लिए जो हमारा सामने खड़े होगा उनको हम हराएंगे उनको। नहीं, सुन तो लीजिए। अब बीजेपी किसका घर तोड़ रही है? समाजवादी पार्टी के लीडरशिप के परिवार का घर तोड़ा कभी? देख लीजिए किसका घर तोड़ रहे हैं, किसका एनकाउंटर हो रहा है, किसके पैरों पर गोलियां मारी जा रही हैं, किसके बच्चे यतीम हो रहे हैं। तो ये भी तो देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा निशाना किस पर है, किस समुदाय पर है? मुसलमान है, उसके बाद ब्राह्मण है। तो फिर ये तो देख लीजिए, इस पर तो कोई बोलिए। तो आप डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं कि आपका मुकाबला बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से? बीजेपी आइडियोलॉजिकली भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। जितने मसाजिद को वहां पर तोड़ा जा रहा है, ये तो बीजेपी के राज में है। सवाल ये पैदा होता है कि जो नाम निहाद ठेकेदार हैं, उनकी जबान में तो दही जम चुका है, बोलते ही नहीं है कुछ। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे जो ठेकेदार हैं, बहुत ठेकेदार हैं भाई। कई टोपियां पहनते हैं, लाल भी पहनते हैं तो कभी दूसरे रंग की पहन लेते हैं। अंदर जिस्म के अंदर आरएसएस के पैंट बोलिए, अब आजकल तो पैंट पहन रही है, वही पहन लेते हैं। ये सब पे है भाई। जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देखिए मुसलमान को आप सिटीजन विथ राइट समझिए, वोटर बनाकर रख दिया आप। इसीलिए तो हमारा ये हाल हो गया वहां पर। सर 2022 में एमआईएम ने विधानसभा सीट में एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार क्या बदला है कि आप जीत का दावा कर रहे हैं या फिर उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ जमीन पे बदला है, और भी अच्छाई के लिए बदलेगा। जनता में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है। ये बार बार जो बोलते थे कि नहीं जीत नहीं पाएंगे, और बीजेपी का सब देख लिया उन्होंने कि हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को जिताना है, मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में कास्ट लाइंस के ऊपर हर कास्ट की एक पॉलिटिकल उनकी एक आवाज है, रिप्रेजेंटेशन है। इतना बड़ा समुदाय है, 19% 20% की आबादी है मुस्लिम अक़लियत, और उनका कोई लीडरशिप ही नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं हम। हर छोटे समुदायों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक सियासी पहचान है। मुसलमान का ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उनको सिर्फ वोटर बना के रख दिए। उनके इलाकों में स्कूल, सिविक कम्युनिटीज, उनकी सिक्योरिटी, मस्जिदों की हिफाजत, फिर एनकाउंटर, मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक रस्मी तौर पर एक बयान दिया जाता है और कुछ नहीं। सर हिजाब और हालिया इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मामला था, आपने 26 अगस्त 2026 को आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना भी की थी। आपने इस फैसले का इस्लाम पर हमला बताया। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल यूनिफॉर्मों के नियम और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का सवाल अदालत कर सकती है? एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस का बेंच बनाकर साबरीमाला का केस सुन रही है। उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल 25 में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये पूरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर एसेंशियल उसमें है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है। और हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिजर्व कर दिया जजमेंट को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, जब साबरीमाला का जजमेंट रिजर्व है तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि उस इलाहाबाद कोर्ट के जजेस को उस पर कोई फैसला नहीं देना चाहिए था, इंटरिम फैसला।
सही तो ये होता था कि उसको आप अलाउ करते हो उस बच्ची को हिजाब पहनना तावख्ते जब तक कि साबरीमाला का जजमेंट नहीं आता। यही एक हिजाब का मैटर कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट गया, 2 जजेस ने अलग अलग फैसला दिया, आप उसको उसका भी लिहाज नहीं रखते आप। तीसरी बात यह है कि आप कैसे तय करेंगे मेरे रिलीजन का एसेंशियलिटी क्या है। मैं कह रहा हूं कुरान में जिक्र है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अब आप उसको एसेंशियल नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे फिर आप। चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे तो बच्चियों में मुसलमान है, हायर एजुकेशन सबसे कम है, उनका लिटरेसी रेट या उनका स्कूल गोइंग आउट या ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा, आप उनको भी डिस्करेज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने कहा है। सर लेकिन क्या हिजाब जैसे मुद्दे को चुनावी राजनीति से दूर रखकर शिक्षा और मुस्लिम चुनावी राजनीति का इशू कहां है? ये कौन सा चुनाव है बताइए। अरे भाई मेरा राइट है ये। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी हिजाब पहनती है, हिजाब पहनकर मेरी बेटी तेलंगाना में डिस्टिंक्शन लाई है मेडिसिन में। मेरी एक बेटी हिजाब पहनती है, पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने जा रही है जनरल सर्जरी में। मेरी बेटी हिजाब पहनती है, हमें पॉलिटिकल साइंस की। तो सर पे हिजाब है, दिमाग पर नहीं है। आप प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट है। भाई मेरा राइट क्या है? मेरा राइट है ना प्राइवेसी का। और होते कौन है कि मैं क्या कपड़ा पहनूं क्या नहीं पहनूं। हां, मोदी जी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो भाषण में अपने। एक आर्टिकल 25 किस लिए है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसको बोलेंगे आप बताइए। मैं रिलीजन पे चलूंगा तो क्या आपके उसूल के ऊपर चलूंगा? आपके बनाए हुए उसूलों पर चलूंगा मैं रिलीजन उनसे सीखूं जो रिलीजन नहीं जानते। यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अंतिम सवाल आपसे पूछ के, उत्तर प्रदेश के मसले पर अंतिम सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आप किसी से गठबंधन कर रहे हैं। आपने तो बता दिया कि हम सीटें अभी तय नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी हम पब्लिकली बहैसियत एक पार्टी के जिम्मेदार के कह चुके हैं कि हम अलायंस करने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। अब अलायंस किससे होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। और जो लोग आज हमसे शिकायत कर रहे हैं वो हमारी बात का नोट ले लें। बाद में वो लोग रोना नहीं, बाद में शिकायत नहीं करना, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। ये बार बार हमको बोला जाता है। आप गठबंधन करने के लिए समाजवादी पार्टी पे दबाव बना रहे हैं? कोई दबाव नहीं। देखिए किसी से जब अलायंस होता है ना, दबाव की बुनियाद पर नहीं होता है। नहीं, जो बातें नहीं कोई नहीं तर्क दे रहे हैं तो समझाने के लिए बोल रहे हैं। बिहार में भी हमने ये बात कहा था, हमने बात कही थी। हमने कहा था कि भैया 5 सीट हम जीते हैं दे दो। पांडवों ने भी क्या कहा था, 5 गांव कहा था ना। उसके बाद क्या हुआ फिर? अब उसके बाद सब जानते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया जाता है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और आप केवल उसका वजह कोई आप बता? अरे एक वजह आप बताते हैं कि मैं सियासी नहीं एक बात बताइए। वो शिवसेना जिसका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हमको फख्र है कि हमारे शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद तोड़ा। आप उनसे अलायंस करते हैं और हमको सेकुलरिज्म का हमको दर्स देते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं। कौन सी बातें करें? हाँ, यूएपीए का कानून किसने बनाया? कौन जेल में सड़ रहा है? तो सेकुलरिज्म के ये जो ठेकेदार है, ये जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, अब नहीं होने वाला है ना। नहीं, आपसे सवाल ये था कि आप हर बार जब आपसे गठबंधन नहीं होता है किसी के चुनाव में, तो आप अपने आप को बोल देते हैं कि मैं सियासी अछूत हूं इसलिए मेरे साथ नहीं करते। लेकिन कुछ आपने मूल्यांकन किया कि क्यों नहीं करते आपसे? देखिए,
हम तो कह रहे हैं जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर तो कोई किसी से समझौता नहीं हो सकता है ना। जब कुछ बात होगी तो होगा। जुबली हिल्स का चुनाव था तो हम बहुत अच्छे थे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, हम बहुत सेक्युलर हो गए। पार्लियामेंट में खड़े होकर हम बीजेपी के 2014 से लेकर अब तक हर बीजेपी के बिल का हमने मुखालिफत की, बहुत अच्छे हैं। और यही पार्लियामेंट में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस ने बाहर से पैसा लिया है अपने पार्टी के लिए, इन पर एक्शन लो, तो बीजेपी ने कानून बना दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कांग्रेस ने उसकी तायद कर दी। ये जो सारे गामा पा चलता है ना, इसका क्या होगा बताइए? आप बताइए इसके ऊपर क्या होगा? हम तो शुरू दिन से लड़ रहे हैं, यूपीए की तायद कर रहे थे। चिदम्बरम साहब ने पोटा को हटाकर यूएपीए कमेंट किया। मैं वाहिद आदमी था जो उस बिल के खिलाफ वोट दिया। तो हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट है। ये तो नहीं हो सकता ना कि असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में बहुत अच्छा है और बिहार में जाते हैं तो बुरे हो जाते हैं, यूपी में चुनाव लड़ने जाते हैं तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो ये इनका एक सेलेक्टिव अप्रोच है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो कितने अपॉर्चुनिस्टिक हैं। और इनका जो चेहरा है ना, ये खास तौर से मुसलमान देख रहा है ये कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं।